नमस्कार। आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है क्योंकि जब अनुपम मिश्रा जी जुड़ते हैं तो सारी ऑडियंस एंथुसियास्टिकली उनके यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन इवेंट्स की वेट करती है। बहुत सारी राजनीतिक बातें करनी है, कुछ राम मंदिर के अंदर क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, बीजेपी के अंदर क्या पहली बारी 12 साल में कोई क्राइसिस ब्रू कर रहा है। पर राजनीति से पहले मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी की बात सबसे जरूरी है और उसी से मैं आज शुरू करूंगा। थैंक यू अनुपम जी फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। अनुपम जी, ये जो बार बार यूएस के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, अब ये पकड़ा गया है, कहते हैं नेवी का अफसर है, 36 साल का है, बहुत बॉडी वॉडी बना के वहां घूम रहा है, भारत में इलीगली आया हुआ है। इससे पहले जो पकड़े गए, फिर यूक्रेनियन पकड़े जा रहे हैं। ये क्या हुआ है कि यूएस को फिजिकली भेजना पड़ रहा है, शुरू से भेज रही है, या आपको लगता है अब नया भेजना शुरू किया और पकड़े जा रहे हैं? और इनका मकसद क्या है? ये बड़ा नेशनल सिक्योरिटी एक रिस्क बन रहा है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, ये ऐसा कोई नई चीज नहीं है। ये आप पहले भी जा रहे थे, अब बस पकड़े जा रहे हैं, अंतर इतना है। देखिए, एक बहुत लंबे समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए ने और यूएसएसआर ने दुनिया को चेस बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया। वो एक दूसरे के यहाँ ये मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक रिटन, मतलब आप देखें कितना कितना लिटरेचर आपको इसमें मिलेगा, कितना पल्प फिक्शन मिलेगा आपको जहां पे आपको नजर आएगा कि किस तरह सीआईए और केजीबी एक दूसरे से एक न्यूट्रल टर्फ पे लड़ती थी। तो और इसके लिए पूरी दुनिया चेस बोर्ड थी। और इसका तरीका ये होता था कि आपके जो डिप्लोमैट्स होते थे उसी में ये आदमी डाल दिया। अब तो ये एक बहुत रेगुलर हो गया है, भारत भी करता है, सभी लोग करते हैं, क्योंकि डिप्लोमैट जो होते हैं उनको डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी होती है। तो आप क्या करते हैं कि अपने जो ये जिसको आप काउंटर एस्पिनाज कहते हैं, कभी एस्पिनाज नहीं काउंटर एस्पिनाज कहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसीज या अपनी जो स्पाई एजेंसीज के लोग हैं उनको आप डिप्लोमैट्स के रूप में दूसरे देशों में भेजते हैं। और उसके बाद कभी कभी बहुत डिप्लोमैटिक तमाशा भी हो जाता है, लेकिन यू कैन डू नथिंग अबाउट इट, सिवाय इसके कि आप कह दीजिए कि हमें ये अब स्वीकार नहीं है, इनको आप वापस ले जाइए। और आपने देखा है डिप्लोमैट्स निकाले भी जाते हैं, इधर से भी निकाले जाते हैं, फिर टिट फॉर टैट होता है, उधर से भी निकाले जाते हैं। ये सब होता रहा, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि पकड़े जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब पकड़े जा रहे हैं, और पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, इनको फ्री पैसेज भी नहीं मिल रहा है। जैसे पाकिस्तान में तो यूएसए कॉन्ट्रैक्टर्स रखता था, फॉरगेट अबाउट द डिप्लोमैट्स। तो वहां तो कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे। आपको याद होगा उन्होंने लाहौर में गोलियां चला दी थी, कई लोग मारे गए थे, और उसके बाद उसी एम्बेसी में घुस गए और वो जो उनका कंसुलेट था उसमें घुस गए। उसके बाद उनको फ्री पैसेज दे दिया गया, ब्लड मनी दे दिया गया। तो बड़ी बात है कि अब पकड़े जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरा अपना मानना है कि एक इस सारी बातों का राज अगर आप देखें तो अभी जो एक अमेरिकी अधिकारी हमारे यहाँ फरमा गए कि साहब हमारे नाक के नीचे चाइना हो गया, हम देख नहीं पाए, हम दोबारा ये नहीं होने देंगे, हम भारत के भी नहीं होने देंगे। हम हमारी नाक के नीचे चाइना सुपर पावर हो गया और हम गाफिल रहे, हम अनअवेयर रह गए, हमको पता ही नहीं चला। हम इस चीज को रिपीट नहीं होने देंगे इंडिया के केस। इसी में कोई 500% टैरिफ की बात करता है, अभी जो लिंडसे ग्राहम मर गए तो वो 500% टैरिफ की बात करते हैं कोई 200%, कोई 100%, कोई कहता है रशिया से तेल नहीं लो, कोई कहता है ईरान से तेल नहीं लो, कोई कहता है चाहे बाहर छोड़ दो, कोई कहता है इससे दोस्ती करो, कोई कहता है उससे दुश्मनी करो। तो अभी तो देखिए यूएस मीडिया में आया है कि साहब जो फ्री ट्रेड डील हमारा हो रहा है उसको भी आप देखें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी इंडिया ने ही रोक रखा है। और क्यों रोक रखा है? इसलिए रोक रखा है क्योंकि जिस तरह के टर्म्स हम चाह रहे हैं उस तरह के टर्म्स हमको मिल नहीं रहे। मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि विद इन दी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज अ लॉबी। और ये यूएस मीडिया कह रहा है कि ट्रंप की अपनी सरकार में जेडी वैंस जैसे लोग हैं जो इंडिया के साथ कोई ऐसा सौदा नहीं करना चाहते कि इंडिया कल दूसरा चीन बन जाए। तो अब ऐसे में कई चीजों को आपको जोड़ के देखना होगा। देखिए ये एक जिसे कहना चाहिए जियो पॉलिटिक्स है, तो इसमें कोई चीज आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती।
तो आपको उसमें शेख हसीना वाला वो मामला देखना पड़ेगा जिसमें वो कह रही थी सेंट मार्टिन हमने नहीं दिया तो हमको हटा दिया। आपको मिजोरम के उस मुख्यमंत्री की बात सुननी होगी जो कह रहा था हम जो लैंड बनाएंगे, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के इलाकों को मिला के एक अलग क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे। आपको ईस्ट तिमोर देखना होगा कि कैसे इंडोनेशिया को काट के ईस्ट तिमोर एक अलग देश बना दिया, कि क्रिश्चियन कंट्री बना दिया। आपको ये सब देखना होगा और आपको ये भी देखना होगा कि ये पकड़े जाने वाला मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा आदमी है। आपको देखना होगा कि किस तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के आते हैं तो सीधे मिशनरीज ऑफ चैरिटी में लैंड करते हैं। आपको देखना होगा कि किस तरह बिशप्स की जो पूरी एपिक्स बॉडी है वो जाके उनसे मिल रही है अमित शाह से। आपको ये भी देखना होगा कि साहब इन्होंने मेरी जानकारी में, मेरी याददाश्त में पहली बार ऐसा है कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सारे ईसाइयों को एक दिन का व्रत रखने को कहा है कि एफसीआरए का जितने कानून, वैसे हालांकि एफसीआरए बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जितने कानून होने तो हो ही गए मोरलेस। वो तो अमित शाह ने रूल्स को ट्वीक करके कर दिया, तो रूल्स बदल के कर दिया। आई डोंट थिंक वी नीड अ सेपरेट एक्ट और सेपरेट बिल फॉर दैट। तो आपको देखना होगा कि पूरे हिंदुस्तान में ईसाइयों को फास्ट रखने को कहा जा रहा है, इसके खिलाफ फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग। तो इस सारी चीजों को आपको एक समग्रता से देखना होगा और आपको ये भी देखना होगा इश्करण कि पश्चिमी देशों का सब्र चुक रहा है। सब्र क्यों चुक रहा है? क्योंकि अब धीरे धीरे 15 साल हो जाएंगे और जो उनका वहां पे कैथोलिक क्रिश्चियन मोहरा जो भारत में बैठाया गया था वो सत्ता के बाहर गया, उसको 15 साल हो रहे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सोनिया गांधी। अनुपम जी, जिस तरह आपने ये बताया एफसीआरए का और आपने कहा कि ये रूल्स में ही ट्वीक हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं 17,000 करोड़ फॉरेन डोनेशन आ रही है भारत में एक साल, और उसमें से 3,000 कह रहे हैं जा रहे हैं क्रिश्चियंस के लिए, जो क्रिश्चियन मिशनरीज, एनजीओज, व्हाटएवर अंडर वेरियस नेम्स। बट अब जब ये एजेंट आते हैं, क्या आपको लगता है मनी पाइपलाइन स्क्वीज हो रही है? तो इसके अंदर भी कुछ रोल है क्योंकि हमें आया है किस तरह डेबिट कार्ड से पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। जिनको लॉ तोड़ना है दे मूव फास्टर देन द लॉ मेकर्स बिकॉज वो बहुत सफल हैं, फ्लेक्सिबल हैं। डू यू थिंक इसका भी कुछ एंगल है? मनी कैसे इंडिया में अलग अलग जगहों पे पहुंचाई जाए, उस तरफ खेल रहे हैं? देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं पैसे मत मंगाओ। हम तो पैसे मंगाने को मना ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल मंगाइए। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि कहाँ से आ रहे हैं पैसे, हम तो और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इतना भी अगर आप बताने को तैयार नहीं है तब तो आप बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब जैसे एक नया प्रोजेक्ट मैं देख रहा था, आई फॉरगॉट द नेम, जिसमें दे वर प्लांटिंग चर्चेस। उनका कहते थे कि वी प्लांट चर्चेस। तो हम तो भाई सिर्फ ये कह रहे हैं हमें मनी ट्रेल दिखा दो, पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ गया। अब आप वो भी अगर बताने को तैयार नहीं है तब तो देयर इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि जस्ट लेट मी सी इस प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट जोशुआ तो नहीं है सर? वो जोशुआ नहीं, प्रोजेक्ट जोशुआ तो बहुत पुराना चल रहा है। अभी एक नया इनका एक आया है जिसमें वो कहते हैं कि हम चर्चेस प्लान करते हैं। और मजेदार बात ये है कि उन्होंने चूंकि उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं था तो वो एक विदेशी बैंक का डेबिट कार्ड लेकर आ गए और एक सिंगल नाम पे कितने 10,000 कार्ड ले आए और उसको 100 करोड़ रुपया उससे विड्रॉ कर दिया गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या ड्रामा है? तो एक फॉरेन बैंक का आप यहाँ पे डेबिट कार्ड लेके आते हैं और उसके बाद आप उससे 100 करोड़ रुपया विड्रॉ करा देते हैं। और लेट मी टेल यू, मैं इसका नाम बता रहा हूँ, इंडिया अनकवर्स फॉरेन नेटवर्क फंडिंग मिस्ट्री, ईडी फॉरेन बेस्ड डेबिट कार्ड, wow, 10 million through Indian ATMs withdrawal made by foreign debit cards in the month from November to April। नाम ही नहीं आ रहा मिशनरी का। हाँ, इसका बस ऑपरेशंस, क्रिश्चियन मिशनरी लिंक ऑपरेशन आ रहा है। हाँ, ये क्रिश्चियन मिशनरी जो TTI, आई थिंक TTI क्या नाम बताया आपने? T for table tennis, T for table tennis, I for India, TTI। It will come back to me hopefully by the end of this program। मैं इसको याद करके आपको बताता हूँ। तो the point is कि हम कह रहे हैं कि भाई ये जो पैसे मंगाए कहाँ खर्च किए। अब तो वो भी बताने का क्या, गरीबी हटाई, तो गरीबी हटाई कहाँ हटाई दिखा दो ना। कितने लोगों की गरीबी हटी, तो वो भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन
हमारी जिद है हम गरीबी हटाएंगे जरूर, हम गरीबों की सेवा जरूर करेंगे। कहाँ सेवा की ये नहीं बताएंगे, पैसे कहाँ से आए ये नहीं बताएंगे, पैसे कहाँ गए ये नहीं। देखिए बात ध्यान सुने, पैसा लाने को नहीं रोका गया है, सीधे ये कहा है भाई कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है इतना बता दो। इतना बताने के लिए तो भारत सरकार भी बाध्य है ना, जब वो बजट पेश करती है तो कहती है ना पैसा कितना कहाँ से आया और कहाँ गया। और कैग का ऑडिट होता है, कैग का उसके बाद ऑडिट होता है कि सही में वहां गया है, ऑडिट होता है, ऑडिट होता है। हाँ अब हम और यहाँ पे आपसे पूछ रहे पैसे पैसे मनी ट्रेल दे दो और ये बता दो क्या काम किया है। नहीं साहब कुछ नहीं बताएंगे, बताएं कैसे, क्योंकि पैसा तो पूरा का पूरा आपका धर्मांतरण में जा रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आप उसे बताने को तैयार नहीं। अभी बड़ी अजीब सी बात है कि इस देश में सारा डिस्कोर्स एक चीज पे आके रुक गया है, कागज नहीं दिखाएंगे कागज नहीं दिखाएंगे, नागरिकता है कागज नहीं दिखाएंगे, डोनेशन है कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी है कागज नहीं दिखाएंगे, वक्फ है। अब वक्फ की बात करिए तो कहते हैं जिस जगह पे हम उंगली रख दें वो हमारी है, पर कागज नहीं दिखाएंगे। तो आप देखिए सारे कानूनों की जड़ में एक साहब ये मस्जिद हमारी है, यहाँ कभी मंदिर नहीं था, क्या हमारे यहाँ तो मूर्तियां पड़ी हैं, आपके पास क्या कागज है, कागज नहीं दिखाएंगे। तो एक चीज शुरू हो गई है। कल को कोई सरकार आके एक फंडामेंटल राइट ऐड कर दे, जैसे सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ऐड हुआ था कि कागज ना दिखाना भी फंडामेंटल राइट है, मैं कोई बहुत हैरान नहीं होऊंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। इंदिरा जयसिंह कब से वकालत कर रही है कि भीख मांगना हमारा फंडामेंटल राइट है। आप तो सुप्रीम कोर्ट है, आप देखिए वो कब से कह रही है कि भीख मांगना हमारा फंडामेंटल राइट है। क्यों, सड़क से अगर भिखारी हट गए तो घुसपैठिए कहां जाएंगे, और वो घुसपैठी जो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। सर ये एक आपने जो बात बोली ना, मुझे एक सिर्फ पॉइंट लेना चाहूंगा मैं इसके अंदर कि ये जो एनजीओज आते हैं गरीबी हटाने की बात करते हैं, आप यूएस जाइए वहां पे होमलेसनेस की प्रॉब्लम देखिए। भाई तुम अपने देश में तो गरीबी हटा लो जो तुम वहां से पैसा ला रहे हो। या फिर अभी एक आंकड़ा आया है कि भारत का मजाक उड़ाते थे कि बच्चे पेरेंट्स के साथ क्यों रहते हैं यार, मल्टी जनरेशनल फैमिलीज। अब वहां पे आया है कि 49% ऑफ अमेरिकन बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 29 पेरेंट्स के घर रुक रहे हैं। जिस तरह इनको योगा समझ आया, टर्मरिक समझ आया, अब इनको शायद अब उसको दे रहे हैं स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पूरे आर्टिकल चल रहे हैं फाइनेंशियल टाइम पे कि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, तुम अपनी प्रॉब्लम तो पहले सॉल्व कर लो फिर वर्ल्ड की करोगे। मैं तो ये भी कहता हूं कि तुम गली गली घूम के चंगई कर रहे हो, तुम ट्यूमर से लेके कैंसर तक ट्रीट कर रहे हो, तुम मुर्दा आदमी को जिंदा कर रहे हो। तुम्हारे पोप साहब व्हीलचेयर में चले गए, उनकी गठिया नहीं ठीक कर पाए। इतनी ज्यादा ताकत है तुम्हारे अंदर, तो पहले अपने पोप की हड्डियां तो ठीक कर लेते यार। सर वो तो ये बेसिकली क्या है कि आप टफ क्वेश्चंस सिर्फ सनातन की प्रैक्टिस पे पूछते हो, बाकी सब इज अंडर द गार्ब ऑफ सेक्युलरिज्म। पर सर मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि हमने बात की तो मैं राम मंदिर पे आना चाहूंगा। सबको पता है वहां पे क्या हुआ है, क्या चल रहा है, और सबको आघात भी हुआ। आपने एक वीडियो ट्वीट करी, मैं उसी से शुरू करता हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे एक पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च कर दिया है, पर उनके व्यूज बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कभी नानी सपने में आती है, ये तो आप पहले नहीं थी, ये बदलाव का क्या मैं तो बार बार बता चुका हूँ। जब मैं छोटा था भगवान पे बहुत यकीन था, आईआईटी में गया, वहां पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, मैं नास्तिक बन गया। तो अब सेल्फ प्रोक्लेम नास्तिक। जब आप मेरा पोस्टेड वीडियो दिखा रहे हैं तो इसके साथ आपको मेरा पोस्टेड कमेंट भी दिखाना चाहिए। सर वो तो आप लाइव कीजिए। मैंने उसमें लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं भगवान में यकीन करता था, जब मैं आईआईटी में गया तो नास्तिक हो गया, फिर मैं चुनाव हार गया, मेरा शीश महल छिन गया, मैं बेघर हो गया और मेरे और स्वाति मालीवाल भी भाग गई, तो अब मैं फिर से राम भक्त हो गया। कमाल की। अब साथ में फिर वो जो आप सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया, मैं एक और वीडियो आता हूँ, सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया है। अच्छा ये देखिए बड़ा मजेदार है, इसमें देखिए सब लोग सुंदरकांड पढ़ रहे हैं और ये कैसे पन्ने पलट रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार हाथ में किताब आई हो। जस्ट वॉच दैट वीडियो, मतलब इट्स रियली फनी। आप देखें, ध्यान से देखें एक बार लगाता हूँ। सर मुझे याद आ गई एक वीडियो जिसमें कोई वो लगातार पन्ने पलटता रहा,
आपको मिल ही नहीं रहा है, कहां से क्या पढ़ रहा है। जिंदगी तो बाइबल बीते है, बाइबल पढ़ते बीती है, तो उसको सुंदरकांड कहां समझ में आएगा। सर आपको याद है जब वो कोई वो बुक भर रहे थे जो डिग्निटरीज भरते हैं, वो हाथ में रख के पूरा कॉपी राहुल गांधी था, वो राहुल गांधी था, वो राहुल गांधी था। मेरे ख्याल से वो एक किसी विदेशी दूतावास में जाके वो एक शोक संदेश लिख रहे थे, वही याद आ गया। पर सर मैं थोड़ा राजनीति पे आऊंगा। ये जो राम मंदिर के अंदर हुआ, चोरी हुई, अब उसमें कुछ अरेस्ट हुए हैं, और लीगली मैं एक बात डालूंगा कि जब ये ट्रायल पे जाएगा तो नॉर्मल अक्यूज्ड कभी अपने, नॉर्मल कोई भी अक्यूज्ड अपने पे लेगा नहीं। तो वो अक्यूज्ड आके यूजुअली क्या डिफेंस होते हैं, ये होता है कि मेरे को सुपीरियर ने कहा, या मैं कर ही नहीं रहा था, मैं पैसा लेके सुपीरियर को दे रहा था, या फिर जो ये था मुझे बोला गया था यहाँ की जगह यहाँ रख के आओ, सो दैट आई वाज जस्ट एक्टिंग अंडर इंस्ट्रक्शंस, मैंने कुछ किया नहीं। कॉमन डिफेंसेस हैं। तो ये चीज तो अभी बहुत फैलेगी। अब उसमें डिफेंस सच्चा भी होता है और झूठा भी होता है, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना है। तो सर डू यू थिंक इसका भी ये अरविंद केजरीवाल जिस तरह घुस रहे हैं राजनीति में, समाजवादी पार्टी भी कुछ कोशिशें कर रही है जिसके बारे में आप प्लीज बताइएगा, कि ये अब जन जन तक पहुंच रहा है और बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल बन रहा है राजनीतिक पहलू पे भी, या लोग इसको राजनीति से अलग देख रहे हैं? नहीं देखिए, अभी मैं महुआ मोइत्रा को देख रहा था, सुन रहा था, शी वाज सेइंग कि एक प्राइवेट ट्रस्ट है। झूठ बोल रही, ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट। एक पब्लिक ट्रस्ट है। प्राइवेट ट्रस्ट कैसे होता है कि एक फैमिली के लिए होता है, कुछ खास इंडिविजुअल्स के लिए होता है, नहीं, ऐसा नहीं, पब्लिक ट्रस्ट है। ये पब्लिक ट्रस्ट है, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि उसमें चंपत राय मर जाएंगे तो उनके बाद उनका बच्चा अपॉइंट हो जाएगा, नो, नथिंग लाइक दैट। तो वो एक प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है और उसको प्राइवेट ट्रस्ट कहा जा रहा है। और एक बात अच्छी है कि देखिए, मुझे कभी कभी ये बड़ा अजीब लगता है, मुझे लगता है कि एक मेरे बस में हो अगर इश्क, मैं सारे विपक्षी नेताओं को एक कमरे में बंद करके उनको कुछ दिन विपक्ष की, मतलब विपक्षी राजनीति की क्लास दूं। यार तुम लोग राजनीति तो ठीक से करो यार, मतलब आई एम रियली अपॉल्ड। मुझे कभी लगता है कि ये भाजपा के नेताओं ने क्या मोती दान किए थे पिछले जन्म में जो उनको ऐसा विपक्ष मिला है। आप ये बताइए, यू आर ऑलवेज हार्पिंग ऑन द रॉन्ग पॉइंट, हमेशा गलत मुद्दा उठाते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू। भाई आप लोगों का इतनी लंबी हिस्ट्री शीट है राम मंदिर का विरोध करने में कि आज जब तुम राम मंदिर की बात करते हो, मैं बार बार कहता हूं कि अगर इसमें विपक्षी नेता सिर्फ खामोश रहे होते तो शायद लोगों के गुस्से का निशाना भारतीय जनता पार्टी बन जाती। पर आपने तो बीच में कूदना था, और आप जब बीच में कूदे तो हुआ ये कि जो गुस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ डायरेक्टेड था, वो गुस्सा विपक्ष के उन नेताओं की तरफ डायरेक्ट हो गया जिनकी लंबी हिस्ट्री शीट है राम मंदिर का विरोध करने में। तो जब अखिलेश यादव आके यहां विरोध करते हैं, लोग कहते हैं अच्छा अब आप भी बोलेंगे, आपने तो गोलियां चलवाई थी, अच्छा अब आप भी बोलेंगे। अभी आप 2 साल पहले तक कह रहे थे कि मंदिर क्या है, किसी भी पेड़ के नीचे 2 पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है, अब आप भी बोलेंगे। जब राहुल गांधी आते हैं, जब कांग्रेसी आते हैं, राहुल गांधी खुद तो नहीं है, जब कांग्रेसी आते हैं तो अच्छा आप भी बोलेंगे। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम है ही नहीं। तो आपने बीच में पढ़ के जो ब्रंट था, जो गुस्से का जो एक धार थी, वो अपने ऊपर ले ली। आप लिटरली भारतीय जनता पार्टी के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। आप अगर बीच में नहीं पड़े होते तो श्रद्धालुओं का गुस्सा डेफिनेटली बीजेपी तक पहुंचता, पर बीच में कूद के इन्होंने पूरा मामला डाइल्यूट कर दिया। सर राम, इसी अब इसमें अलाउ मी कंप्लीट एक मिनट। अब जैसे अब इस बात से कोई आदमी डिनाई नहीं करेगा, बाकी चीजें जाने दीजिए, बाकी जैसे भाजपा के लिए कहा, मैं अक्सर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा अलग है, पर जब से सत्ता में आया तो एक पुरानी कहावत है, पावर करप्ट्स। तो ना भाजपा की चाल वो बची, ना चरित्र वो बचा, ना चेहरा वो बचा। परंतु इस बात पे तो शायद ही कोई डिनाई करे कि अलग अलग तरह के करप्शन होते हैं। फाइनेंशियल करप्शन एक ऐसा पॉइंट है जो मोदी और योगी पे स्टिक नहीं करता, मोदी और फॉर दैट मैटर अमित शाह पे स्टिक नहीं करता। इतने लंबे समय तक वो आदमी गृह मंत्री रहा, उसको आपने तिहाड़ में रखा, उसको आपने तड़ीपार किया, पर आप उसके ऊपर फाइनेंशियल करप्शन का साबित करना तो दूर की बात, आरोप भी नहीं लगा पाए। आप अमित शाह पे आज तक फाइनेंशियल करप्शन, उनके ऊपर क्या आरोप है, उसकी सोहराबुद्दीन को मार दिया। जब आप कहते हो सोहराबुद्दीन को मार दिया, भाजपा का वोटर तो खुश होता है, यहां उसने एक आतंकवादी को ठिकाने लगा दिया। तो आप तो उल्टी बात करते हैं ना। आप देखिए, जिस समय
गुजरात में दंगा हुआ था, उस समय तक नरेंद्र मोदी एक अननोन नेम थे। आपने उनको बुचर ऑफ गुजरात कह के हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। अगर आप नरेंद्र मोदी पर इतने प्रहार नहीं करते तो आज इतने बड़े नेता नहीं बनते। फिर आपने राफेल में चौकीदार चोर है कह के देख लिया कि फाइनेंशियल करप्शन का टैग उन पर नहीं लगता। उसके बाद भी आप समझ में नहीं आ रहे। अब आप वही टैग योगी आदित्यनाथ पे लगाना चाह रहे हो। दुनिया में कौन मानेगा कि योगी आदित्यनाथ पैसा लेते हैं या पैसा करप्ट है? तो आपके सारे मुद्दे गलत क्यों होते हैं, मैं समझ नहीं आता यार। मैं कितनी बार कह चुका हूं, विपक्ष का मतलब विकल्प होता है, विपक्ष का मतलब विरोध नहीं होता। सर ये प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है राजनीति से ज्यादा इनको पीड़ा होती है। जब इनको लगता है कोई इनका अगर टेररिस्ट का जो सपोर्ट है या इंटरनेशनल प्रेशर आता है कि भैया ये टेरर वाले को क्यों पकड़ा गया, तो वो पीड़ा होती है। अब आज ताहिर हुसैन का जो जजमेंट आया है, ये किस तरह उसको गोद में ले लेके घूम रहे थे, है ना। और नहीं देखिए अश्कन, मैं आपको पार्शियली एग्री करता हूँ, पीड़ा होती है, पर वो पीड़ा इंटरनेशनल दबाव में नहीं होती है। पीड़ा कैसे होती है? पीड़ा ऐसे होती है इश्कन, जैसे आप समझें, आप एक लॉयर हैं और मैं एक लॉयर रहा हूं। फर्ज कीजिए कि एक मामले में मुकदमा चल रहा है जिसमें हम लोग अलग अलग पार्टी है, हम लोग मुकदमा लड़ते हैं, हम में से एक जीत जाता है, एक हार जाता है, उसके बाद भी हमारे आपसी संबंध खराब नहीं होते। लॉयर्स के आपसी संबंध खराब नहीं होते। लेकिन फर्ज करें कि मुकदमा ये होता है इश्करन कि मैंने आपका घर कब्जा कर लिया होता, तो मुकदमे के पहले भी हमारे संबंध खराब होते हैं, मुकदमे के दौरान बहस बहुत गंदी हो जाती है, मुकदमे के बाद भी संबंध खराब होते हैं। तो जितने डायनेस्ट हैं, जितनी परिवारवादी राजनीति के लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है समझिए। इनको लगता है कि इनके अलावा अगर कोई और गद्दी पर बैठा है तो उसने उसके घर पे कब्जा कर लिया। ये मान के चलते ये गद्दी हमारा घर है, इस पे हमारा पुश्तैनी हक है, हमारे बाप दादाओं का हक है। और इनके अलावा अगर कोई और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है तो उन्हें लगता है हमारे घर पे कब्जा हो गया, हमारे घर पे डाका डाल दिया गया, और उसके बाद इतनी ढेर सारी बैड वाइब्स आती। और मे भी क्योंकि वो अभी तक, पर अब तो समझ आ गया होगा 12 साल बाद। शुरू में तो ये लोग शौक में ही थे कि 19 में हम वापस आ ही जाएंगे। 19 के अंदर आपने राम मंदिर का किया, आई वॉज इन सुप्रीम कोर्ट जब ये प्रॉपर बहस हो रही थी कि 19 के बाद ये केस की सुनवाई हो, क्योंकि उस समय उम्मीदें थी कि भैया 19 में तो हम वापस आ जाएंगे। बीजेपी वाजपेयी सरकार आई थी, 5 साल में पलट जाएगी, और फिर ये 18 में कुछ चुनाव भी जीत दिए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, towards the end of the tenure of the central government, Rajasthan and all those places. तो वो उम्मीदें बहुत ज्यादा हुई थी। खैर वो तो जनता ने डिसाइड कर दिया कि क्या उम्मीद थी। कितना ज्यादा डेस्परेशन है कि कांग्रेसी प्रवक्ता इस पे पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान 2 फंक्शंस के बीच में 15 मिनट नींद मार लेते। मतलब किस तरह का पागलपन है ये। वो एक बंदा तुम्हारा, राहुल गांधी ने देश के 3 अलग अलग शहरों में जेन जी के साथ संवाद रखा, डायलॉग रखा। उसमें एक शहर हमारा प्रयागराज भी है जहां मैं बैठा हूं, और तीनों शहरों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। यू नो व्हाई? देश में नहीं है वो। नहीं, विदेश में तो पहले भी गए थे। उन्होंने अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया और देश में वापस लौटने से अभी फिलहाल इनकार कर दिया। कौन करता है ऐसा यार? कौन करता है ऐसा? सर आप ना बहुत कंजर्वेटिव हो रहे हो, आई एम सॉरी, आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं आता। आपको सीखना चाहिए। उनका जो मी टाइम इज ओनली मी टाइम में बदल जा रहा है। आप ना समझ नहीं रहे, वर्क लाइफ बैलेंस है वो, वर्क इतना होना चाहिए, बैलेंस इतना होना चाहिए, तभी तो आप लोग यंग लोग हो, आप ज्यादा समझते हैं, मैं बुढ़ा आदमी उतना नहीं समझ पाता। इनका वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं खत्म हो रहा सर, कांग्रेस का। करें क्या? चलो, जैसे आपने बोला ये तो मोती दान करे हैं बीजेपी ने कि ऐसा ऑपोजिशन मिला। मैं शुरू में हंस के बोलता था कि सबको ऐसा ऑपोजिशन मिले, उनका जो भी जिस व्यक्ति का चोजन फील्ड ऑफ एंडेवर है, लाइफ है, प्रोफेशन है, कि ऐसा ढूंढने के नहीं मिल सकता आपको ऑपोजिशन जो इतने। और उसके बाद लोग कहते हैं कि मोदी राहुल गांधी को जेल के नहीं भेजते हैं। दिमाग खराब हुआ है मोदी का। मैं बार बार कहता हूं कि जब पब्लिक मोदी और योगी का मुंह देखकर वोट डालते डालते थक जाती है, तो राहुल और अखिलेश का मुंह देख के वोट डालती थी। सर अब बचपन रिकॉल करें ना, हमारे बचपन में तो एक रिच किड होता था, वो बैट लेके आता था, पैड्स लेके आता था, खेलना उसको आता नहीं था, तो सब डरते थे भाई किसकी टीम में होगा।
और बैटिंग भी ओपनिंग करेगा, भाई सारा सामान ही उसका है। तो आउट जिसकी होते ही टीम, पूरा किट लेके भाग भी जाता था। नहीं सर, हम आउट ही नहीं करते थे उसको, राहुल गांधी की तरह। ये उसकी अगर आप लोग बैटिंग आ ज्यादा जाए, शार्प थे, आप लोग ज्यादा आठ शार्प थे। 8 ओवर 10 ओवर के मैच होते थे, तो भैया एक पता था कि इसको आउट ही नहीं करना, विकेट पे बॉल ही नहीं डालनी भाई के, ये गलती से भी आउट ना हो जाए, 3 4 6 बॉलें हर ओवर में वेस्ट करेगा। ये वही हो जनरेशन गया। इज शार्पर। हम लोग तो आउट कर देते थे, वो पूरा किट लेके भाग जाता था। सर हम तो उसके पूरे 5 ओवर बर्बाद करते थे, भाई इसका कैच ड्रॉप होगा, इसको कोई आउट नहीं करेगा, बिकॉज 10 ओवर है भाई, टाइम वेस्ट करेगा। जैसे विपक्ष की स्पेस है, मुद्दे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर सर बीजेपी की मैं थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम पे आऊंगा। एंटी इनकम्बेंसी कई बार हिट करती है इंटरनल रीजंस पे। 24 हो गया, उसके बाद बीजेपी स्ट्रॉन्गर भी हो गई, पर अब पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी चीजें आई। एक मध्य प्रदेश के अंदर आई जमीन को लेके, उसकी सफाई आई। फिर राम मंदिर जो हम बात कर चुके हैं, वो भी एंड ऑफ द डे तो एक ब्रॉडर संघ परिवार पे ही सवाल उठते हैं। उसके बाद अब गडकरी जी जो E20 लेके बैठे हुए हैं, और उसके अंदर अब वो गडकरी जी है, सरकार है, जिस मर्जी तरह लीजिए, बहुत सवाल उठ रहे हैं। और एक डेंजरस ट्रेंड फॉर बीजेपी ये आ रहा है इसके अंदर कि व्लॉगर्स, इंस्टाग्राम वाले लोग, वो लोग जो टिपिकल राजनीति नहीं करते, वो इस पे बहुत चीजें बोल रहे हैं। तो डू यू थिंक समहाउ एक स्ट्रगल शुरू हो गई है बीजेपी के अंदर? और इसके अंदर अगर आप जो मुद्दे इतने सारे, स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के अलग मुद्दे, तो देर आर लॉट ऑफ मुद्दास जो एक साथ जब बीजेपी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पे हुई है, बिहार, हरियाणा, बंगाल जीत के, कहां से फटके आ गए हैं? आर दे बीइंग हैंडल्ड राइटली? आपको मालूम है इश्किन की शुरुआती दौर में हिंदुस्तान में जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती थी विपक्ष में, तो उस दौरान कांग्रेस का कई बार डिवीजन हुआ। कांग्रेस आई, कांग्रेस और कांग्रेस आर, कांग्रेस, कोई अल्फाबेट बचा नहीं, हर अल्फाबेट के नाम से कांग्रेस बन गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि विपक्ष था ही नहीं, और जब विपक्ष नहीं होता है तो सत्ता पक्ष में ही आपस में डिवीजन होता है। कुल मिलाकर एक ये इंसानी फितरत है विरोधी मानसिकता हर किसी की शक्ल में। आप अगर सहरा पढ़ेंगे, मरसिया गाएंगे लोग, तो पीपल डिफर, दैट इज ह्यूमन नेचर। जैसे हमारे एक कहावत कहते हैं कि बर्तन साथ रहेंगे तो खनकेंगे। तो और यहाँ तो जब आप सत्ता में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक तरह से एक बंदरबाट भी होता है, किसको क्या मिला, किसको क्या मिला। विपक्ष जब सामने होता है, एक सक्षम विपक्ष, एक ताकतवर विपक्ष जब सामने होता है, तो कोई भी पार्टी यूनाइट हो जाती है उससे लड़ने के लिए। लेकिन जब सामने विपक्ष ही नहीं, तो लड़ें किससे? तो फिर आपस में ही लड़ेंगे ना। यही जो कांग्रेस के साथ हुआ, क्योंकि सामने विपक्ष नहीं था, इसलिए कांग्रेस डिवाइड और सब डिवाइड होती चली गई। कितनी बार कांग्रेस डिवाइड हुई, क्योंकि कोई सामने है नहीं यार, किससे लड़े। अब भाजपा के साथ कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी इज ऑलरेडी इनटू हिज थर्ड टर्म, आधा को बिता चुके हैं। माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ विल बी इनटू हिज थर्ड टर्म, 6 महीने के अंदर वो भी तीसरा टर्म शुरू कर देंगे। शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय से हैं कि असम में बीजेपी इज इन इट्स थर्ड टर्म। शुवेंदु अधिकारी अपने पहले ही टर्म में थर्ड टर्म की तरह बिहेव कर रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो। आप इसको, गुजरात में तो पूरी 1.5 जनरेशन गुजर गई जिसने भाजपा के अलावा कुछ देखा ही नहीं। राजस्थान में भी लौटा है। तो माय पॉइंट इज कि भाई भारतीय तुम्हारे मतलब, जबकि तुम में नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। तो जब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है तो भी हंगामा हो रहा है ना, इसको समझो। हकीकत ये है कि हमारे सामने विपक्ष नहीं बचा है, और ये हमको कभी कभी बहुत बॉदर करता है। जैसे एक हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते मेरा हक है कि मेरी एक संसद हो, मेरी एक सरकार हो। मेरा उतना ही हक है इश्कन कि मेरे पास एक अच्छा, सक्षम, क्वालिफाइड विपक्ष हो। तो मोदी जी का तो मुकद्दर हो सकता है कि उनको राहुल गांधी मिला, पर मेरा दुर्भाग्य है कि हमें राहुल गांधी नहीं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक मेजर रोल है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। अब तो अपॉइंटमेंट्स के अंदर रोल है, अब तो उसके बगैर चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया ना, उसके बगैर चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया। आज की तारीख में विपक्ष का इतना बुरा हाल है कि किसी भी एजिटेशन, किसी भी प्रदर्शन को करने के लिए और उसको सफल बनाने के लिए प्रदर्शनकारियों को कसम खानी पड़ती है कि इसमें विपक्षी नेताओं का कोई रोल नहीं। फार्मर्स एजिटेशन सिर्फ इसलिए सफल हो गया क्योंकि उन्होंने मंच पे विपक्षी नेताओं को जगह नहीं दी। CAA इसलिए फ्लॉप हो गया क्योंकि विपक्षी नेता बैठ गए थे। कॉकरोचेस की सब महफिल
बहुत समय तक इन्होंने विपक्षी नेताओं से दूरी बनाई, जब फ्लॉप होना ही है तो अब विपक्ष भी आ गया। तो विपक्ष ने अपने को इस कदर स्टिग्मेटाइज कर लिया है, और दिस इज अ वेरी बैड डे फॉर डेमोक्रेसी। मतलब किसी भी डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष नहीं है तो फिर बहुत दुर्भाग्य हमारा आपका दोनों का है। और भारतीय जनता पार्टी में चूंकि आप इतने लंबे समय तक अब राज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, लोगों के एम्बिशंस हैं। जब आप विपक्ष में, क्या एम्बिशन होता है यार, कोई एम्बिशन। जब आप सरकार में होगे तो एम्बिशन होगा, एम्बिशन होगा तो एम्बिशन टकराएगा, एम्बिशन टकराएगा तो वही सब होगा जो नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस दिन से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, आज 9 साल से ज्यादा हो गए, पहले दिन से कहा जा रहा अब हटा देंगे, तब हटा देंगे, केशव मौर्य को बना देंगे, वगैरह 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 वगैरह। बट इसके अंदर अगर आप देखें, जैसे अभी ये लेटेस्ट चीज आई, नरोत्तम मिश्रा गेट्स इमोशनल, उससे पहले जिस तरह विरोध होता है, ये बीजेपी में चीजें देखने को नहीं मिल रही, और वो भी एक उपचुनाव पे, एंड ऑफ द डे एक रूलिंग पार्टी का एक सीट का उपचुनाव के अंदर। और क्या आपको लगता है ये 29 की, अगर मैं पर्सपेक्टिव दूं, बहुत दूर है बट एक पर्सपेक्टिव दूं, तो आपको लगता है कि ये स्ट्रगल बहुत डिसाइसिव होगी, बिकॉज इट इज द स्ट्रगल के जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री मान लिया था, और कोई फाइट एक तरह से खत्म हो गई थी, बिकॉज वो उस समय हम दिल्ली में 160 क्लब सुनते थे, 180 क्लब सुनते थे, ही गॉट अ मेजॉरिटी ऑन हिज ओन, वो सारी बातें खत्म हो गई, मैंडेट क्लियर था, चेहरा वो थे, तो वो धीरे धीरे वो सब लोग हट गए। बट अब आफ्टर मोदी स्ट्रगल की ये एक नींव रखी जा रही है, विच कुड बी वेरी डिफिकल्ट। कई बार विपक्ष तकड़ा ना हो, पर आप ही इतने डिवाइडेड हो जाएं, तो वो 29 में डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है आपके लिए। फिर वही बात आ जाती है, देखिए ऐसा नहीं है ना कि जीतने वाले को 51% वोट चाहिए। हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप फर्स्ट पास द पोस्ट पे चलता है, ठीक है। जिसने आप 3% वोट का, 2% वोट का, कभी कभी 1 और आधे % वोट का फर्क होता है, और सीटें बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में है, और सत्ता को लेकर लोगों की महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा को लेकर फूट है, फूट को लेकर विवाद भी है। लेकिन इसका एक दूसरा फैक्टर भी आप समझिए, लेकिन इससे ज्यादा विवाद तो मुझे विपक्ष में नजर आता है। यू टॉक अबाउट इंडी गठबंधन, इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, पता चला कांग्रेस और वामपंथी केरल में लड़ रहे हैं, केंद्र में साथ हैं। कांग्रेस और ममता बंगाल में लड़ रहे हैं, केंद्र में साथ है। कांग्रेस और केजरीवाल पंजाब में लड़ रहे हैं, दिल्ली में लड़ रहे हैं, केंद्र में साथ है। मतलब कांग्रेस आज की तारीख में डीएमके से अलग हो चुकी है। तो ये बड़ा अजीब सा है। कांग्रेस ऐसा कोई गठबंधन नहीं होता समाजवादी पार्टी के साथ जिसमें पहले बदतमीजियां ना हो दोनों तरफ से। वैसे ही हमने बिहार में देखा कैसे तेजस्वी यादव को भवन में चले गए और उन्होंने प्रचार करने से बंद कर दिया था। सिर्फ एक चीज जब ब्रेक होगी वो मैटर करती है, सिर्फ एक चीज। हकीकत तो ये कि सत्ता पक्ष में अगर थोड़ा बंटवारा है तो विपक्ष में तो टोटल बंटवारा है, क्योंकि सत्ता पक्ष में फिर भी नरेंद्र मोदी जैसी एक टॉल पर्सनालिटी है जिसके इर्द गिर्द बातें आ जाती हैं। विपक्ष में तो एक भी नेता ऐसा नहीं है ना जिसके इर्द गिर्द बात आ सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द रैलिंग पॉइंट जो बन जाए। सिर्फ एक बंटवारा ऐसा है जो अगर होगा तो दिक्कत आएगी, वो 2024 में आई। अगर भाजपा और आरएसएस में अलग होते तो फिर वो दिक्कत होगी। लेकिन थैंकफुली बीजेपी ने भी इस बात को समझ लिया कि बिना आरएसएस की उनकी नैया नहीं चलनी, और आरएसएस ने भी इस बात को समझ लिया कि बिना भारतीय जनता पार्टी को बैन कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी हम काफी एक बहुत अच्छा एक दोनों के बीच में सामंजस्य देख रहे हैं, जो अभी हमको बंगाल में नजर आया। जी, बंगाल के अंदर ये अगर एक कमेंट करें तो अभी वो कई चीजें जब आप देखते हैं और सुनते हैं कि किस तरह जो मेन एयरपोर्ट है उसके अंदर मॉस्क लोकेटेड किया हुआ था, और अब सीएम को आके बोलना पड़ रहा है कि भैया सेफ्टी कंसर्न है, सिर्फ ड्यू प्रोटोकॉल से कोई अंदर जा सकता है। हमने क्या क्या चीजें क्रिएट की हुई हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पे जस्टिफाई की हुई हैं, तो वो तो एक अलग ही विषय है। बट आपने जो बोला शुभेंदु अधिकारी थर्ड टर्म की तरह कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कोई लैक ऑफ अनुभव तो खैर है भी नहीं उनको लैक, बट वो कोई मैं नई पार्टी में आया हूँ, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में आ रही है, बीजेपी का कल्चर कैसा है, कुछ नहीं। उतनी रैपिड स्पीड से मैंने किसी भी नेता को नहीं, इसका रीजन है ही हैज बीन अ मिनिस्टर देयर, ब्यूरोक्रेसी उनकी परिचित है, पुलिस उनकी परिचित है।
सरकार उनकी परिचित, तो सबसे मजेदार बात है कि विपक्ष उनका परिचित है क्योंकि उस पार्टी का हिस्सा रहे। तो ही इज इन अ यूनिक सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। पर इतने डिसाइसिव भी हैं, नॉट मेनी पीपल हैड एक्सपेक्टेड कि इतने डिसाइसिवली वहां पे करेंगे कि एक नया अपना इतनी जल्दी अपनी ब्रांडिंग एज अ सीएम कर लेंगे। सर मैं थोड़ा नो फैमिली नो स्टेक्स। फैमिली तो बड़ी है, नो किड्स बोलो, फैमिली तो बहुत बड़ी है, राजनीतिक फैमिली है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है। When we talk about the immediate family, we talk about the successors. सक्सेसर्स नहीं है। अब ये जो आरएसवी मनी अंडर सेक्रेटरी जी हैं, मैं पर्सनली भी जानता हूँ, उन्होंने बहुत हॉरिबल केसेस बताए हैं, किस तरह उनका टॉर्चर होता था जेल के अंदर, ये होता था। बट ये एक जो पूरी अब रचना रच रहे हैं उसके अंदर ये 26/11 निकल नहीं रहा, बार बार उठ के वो 26/11 आए जाता। उन्होंने इश्ता जहां केस का भी मेंशन किया, जो आप भी मेंशन कर रहे थे, पूरा अमित शाह जी के ऊपर चला था। क्या ये आज भी आपको लगता है कि यंग जनरेशन में रेजोनेंस है कि किस तरह 26/11 आरएसएस की साजिश निकाला गया था, किस तरह मुंबई 26/11 हो रहा था, किस तरह पूरे हालात क्रिएट हुए थे? डू यू थिंक दैट स्टिल हैज रेजोनेंस एंड पीपल आर अवेयर कि हम कितने टेरर अटैक्स और किस स्केल के टेरर अटैक्स हार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर फेस कर रहे थे? मैं इसके उस एंगल में समझना चाह रहा हूँ। अब देखिए, मनी साहब एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी है, एक आदमी जिसने सैफरन टेरर को टैग नहीं बनने दिया। एक बहादुर आदमी है और आज उन्हें मौका मिला है कि वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। पर आप सोचिए, एक समय वो भी था जब सरकार उनको इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रही थी। तो इज अ ब्रेव मैन, और जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो बहुत ढेर सारे किस्से खोल रही है, बहुत ढेर सारी कहानियां खोल रही है। और ये भी बताती है कि कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने किस तरह, अच्छा बात सरकार की तो आप जाने दें, अभी आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले शायद ब्रिटेन में राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग इज अ सेकुलर पार्टी, आरएसएस इज क्रिमिनल। तो वो तो आज विपक्ष में भी वही बातें कर रहे हैं। जब राहुल गांधी विपक्ष में रहकर ऐसी बातें करते हैं तो हमको मनी साहब की बातों पर ज्यादा यकीन हो जाता है कि जब सत्ता में रहे होंगे तो क्या किया होगा। आपको तमाम लोग आज देखिए, वो चाणक्य के जो निर्माता निर्देशक हैं वो कैसे बताते हैं कि उनको कहा गया कि तुम्हारे सीरियल में भगवा फ्लैग नजर नहीं आना चाहिए, उनका सीरियल ही ऑफ एयर कर दिया गया। मालिनी अवस्थी बताती हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। और उस जमाने में भास्कर घोष जो चला रहे थे इसको, दूरदर्शन को, आज उनके ट्वीट्स और पोस्ट देख लीजिए तो आपको उन किस्सों पे यकीन भी हो जाता है। हाँ, विचारधारा तो आज भी दिखती है ट्वीट के अंदर। पर ये विचारधारा को नए फॉर्म में अभी कॉकरोच पे भी एक बात मैं करना चाहूंगा। जनता पार्टी जो सोनम वांगचुक को क्यों चेहरा बनाने क्या, उसके अंदर इनको अन्ना हजारे दिख रहा है, रोज रोते हैं, रोज ट्वीट करते हैं कि भैया सोनम वांगचुक भूखा रह रहा है, खाना नहीं खा रहा। कुछ लोग आप ही कह रहे थे, हंस रहे थे कि जब ये टॉयलेट जाता है तो कितने बड़े बड़े बक्से जाते हैं। बट ये एकदम से और अब धीरे धीरे राजनेता आके इसको टेक ओवर कर रहे हैं। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल भी जाने वाले हैं वहां पे सून। मीडिया भी अपनी तरफ से अटेंशन दे के जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो जेन जी, जो मैंने पहले ही बात की थी कि व्लॉगर्स, ये क्योंकि जिन लोगों ने 2013 से पहले का, 14 से पहले का टाइम नहीं देखा, एंड यूथ इज रेस्टलेस और यू जस्ट नीड 10% मोटिवेटेड, बाकी 70-80% को तो आप भर देते हैं, हवा भर देते हैं कि गलत हो रहा है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का अब अंत देख रहे हैं, इस हफ्ते हो जाएगा, या ये लड्डू खिला के अरविंद केजरीवाल वांगचुक का, ये आपको लगता है कि लंबी सस्टेन्ड एजुकेशन बाकी स्टेट्स में करने की कोशिश करेंगे? उन्होंने खुद ही वाइंड अप कर दिया है इश्कन जी, उन्होंने खुद ही वाइंड अप कर दिया। उन्होंने बता दिया है कि वो 20 जुलाई को पार्लियामेंट पे हमला करेंगे, लिटरली हमला करेंगे। क्योंकि जब वो कहते हैं प्रदर्शन करेंगे तो समझिए क्या है, वो कहेंगे पार्लियामेंट के पास जाएंगे, आप जाने देंगे? तो कहेंगे पार्लियामेंट के गेट पे जाएंगे। कहेंगे आप जाने देंगे? हम कहेंगे पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। पिछली बार तो पार्लियामेंट में कूद भी गए थे, आपको याद होगा। तो वो पुलिस को बेबस कर देंगे कि उन पे लाठीचार्ज हो। और अभी तो आपने सुना होगा कि उनमें एक कॉकरोच बैठ के ये भी बता रहा था कि हम महिलाओं को और दिव्यांगों को आगे रखेंगे। अभी तो स्ट्रेटजी भी बनने लगी, मैंने उनका वीडियो भी देखा है। तो वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह पुलिस उन पे लाठीचार्ज करके इसको वाइंड अप कर दे। बिकॉज द फैक्ट रिमेन्स कि आप देखिए, उसमें अभिजीत दीप के अपने कॉकरोचेस से बात कर रहे हैं, उसमें एक महिला और एक लड़के कह रहे हैं क्या सर आप लाखों की बात करते हैं, हम लोग कभी 300 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाए। उसके मुंह पे कह रहे हैं। एक लड़की कह रही है हम जहां चले थे आज भी वही हैं।
वी डिड नथिंग। वहां पे वो जाके प्रोफेशनल डांसर्स को लाके स्टेज पे डांस करवा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में गांवों में पॉलिटिशियंस कराते हैं, जस्ट टू कीप द पीपल देयर। हर तरह की बिरयानी, हर तरह की आइसक्रीम, हर तरह की डिश वहां पे बट रही है। इतना पैसा खर्च करा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो दहिया खुद ही नाचने लगता है कूद कूद कर। और क्या करें यार, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि उसके बाद भी कोई आ नहीं रहा है। और इसकी वजह से अब धीमे धीमे पॉलिटिशियंस भी वहां आने लगे हैं, लेकिन अब ये नहीं हो पा रहा है। सर वहां से तो फूड ब्लॉगिंग शुरू हो गई है कि कौन सा खाना बेटर। आई जस्ट सॉ वीडियो जहां पे लोग फूड ब्लॉगर चले गए हैं कि ये खाना, फूड ब्लॉगर चले गए, फूड रिव्यूज दे रहे हैं भाई। रिव्यूज चले गए। हाँ बताइए, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अभी डांस रिव्यूज आएंगे, अभी फैशन रिव्यू आएगा, और वहां पे जो लोग बैठे हैं और ये कॉकरोचेस का जो स्तर है, वो लड़की आके कहती है मोदी जाहिल है कि बेटा तुम क्या कर रही, हम सीबीएसई में, सीबीएसई फुल फॉर्म क्या है हमें नहीं मालूम, किस लिए आई वो नीट हटाने आए, नीट का फुल फॉर्म क्या है मतलब they made it a bloody joke, sorry to say, लेकिन वो मजाक बना के रख दिया उन्होंने। सर मजाक तो है ही मजाक। सर मैं अंतिम समय मजाक पे ही आता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ईरान को जाके बहुत भावुक होती हैं वहां पे, यहाँ की एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट बोल दूं फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एंड सिंस आई एम गोइंग टू रिस्पेक्ट द एथिक्स, दिस इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। जाके एक सेकंड सर, वहां पे जाती हैं और बहुत ईरान के लिए आंसू आते हैं, नेशनलिज्म की बात होती है। भारत में कभी नेशनलिज्म और वो आंसू पता नहीं किसी ने देखे नहीं देखे, पर वहां पे एक अजीब चीज होती है कि Yes, this is our house and this is my हाँ? family. Okay. My sister, my mom and my father. Nice to meet you. I'm Arfa. You are? Harastu. Parastu. Yes. Nice to meet you. What's your name? Mehta. Mehta. Hello. Nice to meet you. Okay. सर वो हाथ आगे होता है, हाथ वो पीछे करके सिर्फ दिल पे लगा लेते हैं। और वो बहुत, वैसे तो बहुत यहाँ पे बातें होती हैं कि भारत के अंदर इक्वालिटी नहीं है, भारत के अंदर समानता नहीं है, भारत के अंदर विमेन राइट्स नहीं है, भारत के अंदर सप्रेसिव स्टेट है, पेट्रियार्किकल ब्राह्मणिकल सरकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये, और वहां पे राष्ट्रवाद भी हो रहा है, और इस चीजों को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं कहा जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ईरान के थ्रू क्या नई कुछ मोटिवेशन करने की, क्योंकि बहुत भारत सरकार पे भी अटैक हुआ था शुरू में कि क्यों ईरान की साइड भारत नहीं ले रहा, खुल के नहीं आ रहा। कुछ लोग तो चाहते थे ईरान के बिहाफ पे भारत जंग लड़ दे। तो ये एक नया क्या वहां पे जाके ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग से कुछ नई सिम्पथी जनरेट हो रही है? मैंने कहा कि मैं श्योर नहीं हूं कि आपका सवाल ईरान के मुतालिक है या आरफा के, तो आरफा वाला जवाब तो थोड़ा लंबा है, मैं आपको ईरान का जवाब दे देता हूँ। आरफा वाला जवाब बड़ा एक, लेट अस कीप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, आई वांट टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, वो बहुत विस्तार से बताया जाने वाला किस्सा है। रही बात ईरान की, तो एक बात आप जान लीजिए कि ईरान में वो सलाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बुर्का पहन रहे हैं, हिजाब पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब छोड़े। ईरान के साथ हकीकत ये कि हमारा बड़ा ट्रांजैक्शनल रिश्ता है और उतना ही रहे। 1979 में जब तक वहां इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी, जब तक वहां शाह ऑफ ईरान थे, हमारे यहाँ भी लोगों को बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़े बड़े कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि जब वो दिखाते रहते थे कि तेहरान यूनिवर्सिटी में लड़कियां कितनी आजाद घूम रही थी, स्कर्ट पहन के घूम रही थी, जीन्स पहन के घूम रही थी, इन मुल्लाओं ने आके सब खराब कर दिया खुमैनी ने। हकीकत ये कि 1979 के पहले ईरान फुल्ली 100% पाकिस्तान के साथ वैसे ही खड़ा होता था जैसे चीन। 65 और 71 के वॉर में उन्होंने पूरी मदद की, और तो और उन्होंने अपने एयरबेस तक पाकिस्तान को दिया। ये तो जब इस्लामिक क्रांति हुई, और इस्लामिक क्रांति किस चीज पे हुई? बेस्ड ऑन इस्लाम, नॉट ओनली इस्लाम, बेस्ड ऑन शिया इस्लाम। तो ईरान शिया मुल्क, पाकिस्तान सुन्नी मुल्क। तो they could only come, they could not come close to beyond a certain point। आप समझिए इस बात को, एक लिमिट के आगे उनकी दोस्ती नहीं हो पाई। और वहां से हमारा ईरान का थोड़ा ट्रांजैक्शन रिश्ता हुआ। जब चीन ने ग्वादर बनाया तो हमने चाबहार बनाया, हमने उनसे तेल लिया, उन्होंने हमसे रुपया लिया, रुपए में हमारा पेमेंट लिया, वगैरह वगैरह तमाम चीजें हुई। द पॉइंट इज कि जब से खुमैनी सरकार आई तब से तो आपका रिश्ता ट्रांजैक्शनल भी हो गया। उसके पहले तो टोटली वन वे था, टोटली प्रो पाकिस्तान था। हकीकत यह है कि ना ईरान का शाह आपके लिए अच्छा था, ना ईरान का खुमैनी आपके लिए अच्छा था।
दोनों ही आपके लिए अच्छे नहीं थे। तो वहां से तो साहब जितना हो सके सौदा कर लीजिए और उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। तेल ले लीजिए क्योंकि सस्ता तेल मिलेगा, ले लीजिए। हो सकता तेल ले लीजिए, इसलिए भी ले लीजिए क्योंकि वो डॉलर की जगह रुपए में पेमेंट ले लेंगे। चाबहार ले लीजिए, ये सब कर लीजिए। लेकिन ईरान को अगर आप समझते हैं कि आप उनसे आइडियोलॉजिकली किसी भी लेवल पे छू सकते हैं उनको, तो भूल जाइए। सर तभी तो मुझे लग रहा है कुछ जर्नलिस्ट भारत के वहां पे जाके आइडियोलॉजिकली वापस रिवाइव करना चाह रहे हैं पाकिस्तान ईरान के रिश्ते। बहुत कोशिशें कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा नहीं, वो आरफा वाली बात एकदम अलग है। आरफा इज ए हिपोक्रेट और हिंदुस्तान की मुस्लिम बच्चियों को बुरके में और अकाब में रखने की वकालत करते हैं। ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, इसके पीछे एक बहुत लंबा गेम है। तो उसे क्या कहा जा सकता है? आरफा मैंने पत्रकार आप क्या कहेंगे? ये तो अब कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं शिकन कि मैं आपको सीधे लाइव में बोल भी नहीं सकता। मैं उसमें पढ़ता भी नहीं हूँ क्योंकि जो ये विचारधारा है वो एकदम से विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है और फिर खुद किसी के बारे में कुछ भी बोल दें। पर बेटर है हम ना बोलें सर, इनको विक्टिम कार्ड खेलने का क्यों ही मौका दिया जाए। थैंक यू सर, आपने समय दिया और ये सारी जो बातें हैं एज यूजुअल कवर करी अपने यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम वंस मोर सर। राम राम भाई। नमस्कार।